हेलो दोस्तों। आज अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने L1 के अपने प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले अपने दो प्रैक्टिस सेट का अपने सॉल्यूशन कर दिया था, यानी इसमें कंप्लीट 150% अपने एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी इसमें अपने कंप्लीट 150 क्वेश्चनों को अपने परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखें। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को अपने राजस्थान जीके की एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट की बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसलिए अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस प्रैक्टिस सेट के अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, गंभीर नदी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी नीचे अपने चार कथन दिए, इनमें से देखना है कि कौन सा अपने गंभीर नदी के संबंध में क्या है, असत्य है। तो पहला दिया है, इसका उद्गम नादोती की पहाड़ियां श्री महावीर जी करौली से होता है। उसके बाद दूसरा दिया, भरतपुर में यह नदी अपने खानवा के मैदान का निर्माण करती है। अगला है इसमें, इस नदी पर राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है, पांचना बांध करौली संचालित है। उसके बाद लास्ट कथन दिया है अपने, इसका प्रवाह करौली, धौलपुर और जयपुर, सवाई माधोपुर व भरतपुर जिले में होता है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो ऊपर वाले तीनों कथन क्या है, अपने सत्य है, और चौथा कथन क्या है, अपने असत्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पलासन कौन सा है, पलासन है, गुमटी नाला और सूरी किसकी सहायक नदियां हैं? कौन सी? पलासन, गुमटी नाला और सूरी किसकी सहायक नदियां, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने पार्वती, दूसरा दिया है गंभीरी, तीसरा दिया है बाणगंगा और चौथा दिया अपने रूपालेर। तो ये अपने पलासन, गुमटी नाला और सूरी किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी? तो ये हो जाएगी अपने किसकी, बाणगंगा की सहायक नदियां। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने निम्न में से कौन सी नदी गंभीर की सहायक नदी नहीं है? यानी किसकी नदी सहायक नदी नहीं होनी चाहिए, अपने गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया अपने भद्रावती, दूसरा दिया अपने अटा या ऊटा, तीसरा दिया है माजम और चौथा दिया अपने माची। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर रहेगा माजम। तो माजम क्या नहीं है, अपने गंभीरी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म बांध व जिला असम्मिलित है? यानी एक और दिए हैं अपने बांध और दूसरी ओर दिए हैं उसके जिले, यानी वह बांध के जिले में स्थित हो जाएगा। तो कौन सा अपने असम्मिलित है? असम्मिलित का क्या करना है, अपने चयन करना है। तो पहला दिया अपने गरनदा बांध 12 में, दूसरा दिया गुड्ढा बांध बूंदी में, तीसरा दिया बांकली बांध अपने जालोर में और चौथा दिया अजान बांध भरतपुर में। तो कौन सा अपने असम्मिलित होगा? तो असम्मिलित हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए ही। गरडदा बांध कहाँ नहीं, अपने 12 में नहीं है, तो गरडदा बांध कहाँ है, अपने बूंदी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही अपने क्या हो जाएगा, असम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से बांध व नदी के असम्मिलित युग्म को पहचानिए। यानी एक और दे रखे हैं बांध और दूसरी ओर दे रखी है किस नदी पर वे बांध अपने बने हुए हैं। तो पहली नदी अपने पहला बांध दे रखा है सरेरी नाका बांध खारी नदी पर, दूसरा दे रखा लसाड़िया बांध पेड़च नदी पर, तीसरा दे रखा अपने टोरडी बांध सहोदर नदी पर, चौथा दे रखा मदान बांध आयर नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अपने राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी लसाड़िया बांध अपने कहा नहीं है, बेड़च नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने बघेली नाका बांध किस नदी पर बना है? कौन सा बघेली नाका बांध किस नदी पर बना है? तो पहला दिया अपने बनास नदी पर, दूसरा ऑप्शन दिया अपने परबन नदी पर, तीसरा दिया है मेज नदी पर और चौथा दिया है डाई नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अपने राइट आंसर हो जाएगा, अपने बघेर नाका बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है अपने बनास नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चंबल की बाईं तरफ की सहायक नदी नहीं है? यानी इसने पूछा है कि कौन सी अपने चंबल की किस ओर की बाईं तरफ की सहायक नदी नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया अपने गुंजाली, दूसरा दिया अपने आलनिया, तीसरा दिया कुराल और चौथा दिया चाकन। तो कौन सी नदी है नहीं है? तो ये नहीं है अपने कौन सी नदी? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा आलनिया नदी। ठीक है। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 8 है, चंबल नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अपने चंबल नदी घाटी परियोजना के संबंध में अपने असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है।
यानी सत्य नहीं है, इस कथन का चयन करना। तो पहला है, यह परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की 50-50% की अपने संयुक्त परियोजना है। तो ये कथन क्या है अपने, ये कथन तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई। तो ये भी अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अपने चंबल घाटी परियोजना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी, 3 चरणों में पूर्ण हुई थी, यानी इसके 3 फेज थे। ठीक है। अगला है, इसका प्रथम चरण में गांधी सागर बांध व राणा प्रताप सागर बांध को बनाया गया। तो प्रथम चरण में कहा है कि इसने गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध को बनाया गया। और लास्ट अपने, इस परियोजना के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर बाद है जवाहर सागर, उसके बाद है कोटा बैराज का बनाया गया। तो पहला सही है अपने, दूसरा सही है और चौथा भी सही है, लेकिन कौन सा गलत है अपने, असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया है अपने, इसके प्रथम चरण में गांधी सागर बांध व राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, ये क्या है अपने, असंगत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अपने निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असंगत युग्म का क्या करना है, चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया अपने, बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर में है। दूसरा दिया, चंबल राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। तीसरा दिया है, कुकूद नदी पर अलवर में बंद बारेठा बांध बना है। और चौथा दिया है, राज्य की सबसे लंबी आंतरिक अपवाह की नदी घग्गर है। तो अपने इसमें क्या करना है, असंगत युग्म यानी असत्य कथन का क्या करना है अपने, चयन करना है। तो ये हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, कुकूर नदी पर अलवर में बंद बरेठा बांध बना है, ये क्या है अपने, असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म झील या जिला असंगत है, यानी एक और देर के अपने जिले और दूसरी ओर देर का उसका जिला। तो पहला है अपने, तालाबशाही धौलपुर, फिर दिया है सावन भादो कोटा, फिर दिया मानमोरा जयपुर, उसके बाद ये सरदार संबंध पाली। तो कौन सा अपने क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इसका असंगत युग्म है अपने ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा अपने, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी नीचे 4 कथन दिए हैं, इनमें से क्या करना है अपने, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन दिया है, सिलीसेट झील को राजस्थान का नंद कानन कहते हैं, ये कथन क्या है अपने, सही है। ठीक है। अगला है, सीसारामा व बूजड़ा नदी फतेह सागर झील में गिरती है, तो ये क्या है अपने, असत्य हो जाएगा। तो पहला सही हो गया। उसके बाद तीसरा दिया, बांडी एवं चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील को बनाया गया, ये भी कथन क्या है अपने, सही है। इसके बाद चौथा कथन देखते हैं अपने, चौथा कथन है अपने, जयसमंद झील से सिंचाई हेतु अपने श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है। तो ये भी कथन क्या है अपने, सही है। इसलिए पहला भी सही है और तीसरा सही है और चौथा सही है। तो क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा क्या है अपने, कथन सही हो जाएंगे। अगला है, सीकरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो सीकरी बांध के बारे में पूछा है कि इसका निर्माण अपने किस नदी पर किया गया। तो पहला दिया है बाणगंगा नदी पर, दूसरा दिया है अपने साबी नदी पर, तीसरा दिया है गंभीरी पर और चौथा दिया है रूपारेल नदी पर। तो अपने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस नदी पर किया गया। तो ये किया गया था अपने रूपारेल नदी पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा अपने, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने भीलबेरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात है अपने, भीलबेरी। तो भीलबेरी किस जिले में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पाली जिले में। तो भीलबेरी किस जिले में हो जाएगा, पाली जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन नंबर 14वां, सही अपने निम्न में से असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहला कथन दिया अपने, सही परियोजना द्वारा ज्वाई बांध पाली को अतिरिक्त जलापूर्ति की जाती है। तो ये क्या है अपने, ये कथन तो क्या है, सत्य है। अपने किसको चुनना है, असत्य कथन को। अगला है, जोजड़ी लूणी की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मुरुस्थल से होता है और शेष सहायक नदियां अरावली से निकलती है, ये भी क्या है अपने, सही है। इसके बाद जोजड़ी की बात करें तो ये अपने क्या है, लूनी नदी की एकमात्र दाई ओर से निकलने वाली क्या है, नदी है। ठीक है। अगला है, लूनी की सहायक गुजिया नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। तो ये कथन अपने क्या हो जाएगा, तो ये कथन हो जाएगा अपने असत्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़े, यानी अगला कथन पढ़े। तो अगला कथन है, पाली की जीवन रेखा हेमावास बांध बांडी नदी पर बना है, ये भी अपनी कथन क्या है, सही है। लेकिन हमें कौन सा चुनना था, असत्य को चुनना था, तो असत्य हो जाएगा अपने तीसरा कथन। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन सी सहायक नदी का संबंध साबरमती से नहीं है। तो कौन सी सहायक नदी का संबंध अपने साबरमती से नहीं है। तो पहला दिया अपनी वेतरई नदी,
फिर दिया है अपने माजम नदी, फिर दिया है हाथमती और लास्ट दिया अपने भद्रावती। तो किसका संबंध नहीं है? अपने भद्रावती का नहीं है। अगला प्रश्न है, आनंदीपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? कौन सी आनंदीपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? पहला ऑप्शन दिया घग्गर, दूसरा दिया साबरमती, तीसरा दिया माही और चौथा दिया वाकल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपने राइट आंसर हो जाएगा माही नदी से। किसे? माही नदी से हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से असत्य युगम यानी उद्गम स्थल नदी की पहचान करें। यानी एक और दे रखा उनका उद्गम स्थल और दूसरी ओर दे रखी है नदी। तो पहला दे रखा है अपनी बिजराल की पहाड़ियां खारी नदी, उसके बाद दे रखी है पदराला की पहाड़ियां बेडस नदी, उसके बाद दे रही है अपने बिच्छामेड़ी की पहाड़ियां सोम नदी और उसके बाद दे रखी है हरिपुरा की पहाड़ियां बामनी या ब्राह्मणी नदी। तो अपने इसके बारे में देखना है कि कौन सा अपने असंगत है या असत्य है। तो इसमें से असत्य हो जाएगा अपने पदराला की पहाड़ियों से किसका उद्गम नहीं होता? बेड़िस नदी का उद्गम नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 18, सूकली नदी की सहायक नदी है? तो सूकली अपने किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो सूकली के बारे में बात करें तो ये अपनी किसकी सहायक नदी है? ये अपने पश्चिमी बनास की सहायक नदी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी नीचे अपने क्या दिए हैं? 4 कथन दिए हैं, इन पर अपने विचार करना और असंगत कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दे रखा है, चंबल राज्य की एकमात्र नदी है जिसे यूनेस्को यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को क्या करती है? अपने ऐसे क्या नाम कुछ क्षेत्रों स्थानों को क्या करती है? अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है जो अपने एक अलग अस्तित्व रखते हों। तो चंबल राज्य की एकमात्र नदी है जिसे क्या करता है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्या ये कथन सत्य है? उसके बाद है अगला, भिखाबाई सागवाड़ा नहर माही नदी से अपने डूंगरपुर में निकाली गई है। उसके बाद अगला है, सरदार सरोवर बांध परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद आगे दे रखा है, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। तो कौन सा अपने असंगत कथन है? इसका चयन करना था। तो इसका ही अपने बात करें तो ये हो जाएगा अपना पहला कथन है। यानी चंबल को अपने क्या नहीं किया? यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी नदी समूह आंतरिक अपवाह का भाग नहीं है? तो इसने पूछा है भी कौन सी अपने नदी समूह आंतरिक अपवाह का भाग नहीं है। तो पहला दे रखा अपने खारी गग्गर और रूपारेल, दूसरा दे रखा है सीसारामा बूजड़ा और सहीबी, तीसरा दे रखा खंडेला कांतली और रूपनगढ़ और चौथा दे रखा अपने खारी गंभीरी और कांकने। तो कौन सा इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारी और खारी गंभीरी और कांकने क्या है? नहीं है, अपने समूह आंतरिक अपवाह का भाग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने हिस्ट्री से संबंधित, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख के बारे में बात करें तो ये अपने किस चौहान शासक के काल का है? तो ये अपने सोमेश्वर, किसके? सोमेश्वर के काल का हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अपने काल पूछा है कि कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो ये हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व की अवधि है। तो भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों के प्रभुत्व की अवधि के बारे में पूछा है कि कौन सी है? तो पहला दिया अपने 9वीं से 15वीं शताब्दी, दूसरा है 8वीं से 12वीं शताब्दी, तीसरा दिया अपने 11वीं से 15वीं शताब्दी और चौथा दिया 7वीं से 16वीं शताब्दी। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने राजपूतों की प्रभुत्व की अपने अवधि माने तो ये होगी 8वीं से 12वीं शताब्दी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 24 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की? तो गुर्जर प्रतिहार वंश कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी मंडोर से अपनी मेड़ता स्थापित की थी? तो ये था अपने नागभट्ट प्रथम। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणथंबोर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो रणथंबोर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया जफर खान,
बी दिया अपने उगलू खान, सी दिया अपने नुसरत खां और चौथा दिया अपने कैबू खां। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपने नुसरत खां। कौन मारा गया था? अपने नुसरत खां मारा गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 26 है। चंपारण की संधि किन के मध्य हुई? तो चंपारण की संधि के बारे में पूछा है कि किन किन के मध्य में ये संधि अपने हुई थी। तो पहला दिया महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के मध्य, फिर दिया अपने मालवा और गुजरात के मध्य, फिर दिया महाराणा कुंभा और गुजरात के सुल्तान के मध्य, और चौथा दिया महाराणा कुंभा और नागौर के मध्य। तो चंपारण की संधि अपने किन किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी अपने मालवा व गुजरात के सुल्तानों के मध्य। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 27 है। किस युद्ध में अपने मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो किस युद्ध में अपने मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो पहला दे रखा है घाघरा का युद्ध, दूसरा दे रखा है बयाना का युद्ध, तीसरा दे रखा है अपने खातौली का, और चौथा दे रखा है अपने खानवा का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 27 का अपने राइट आंसर हो जाएगा बयाना के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को क्या हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर के युद्ध के बारे में बात करें तो ये लड़ा गया था अपने 1437 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए थे? तो कौन से युद्ध में अपने राव मालदेव अपने बिना लड़े ही अपने युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए थे? तो पहला दे रखा है अपने भद्राचूर्ण का युद्ध, फिर दे रखा है हरमाड़ा का युद्ध, फिर दे रखा है अपने गिरी सुमेल का युद्ध, और चौथा दे रखा है खानवा का युद्ध। तो किस युद्ध में मालदेव बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए थे? तो ये था अपने कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अवधि में जोधपुर का शासक खालसा रहा था? तो पहला दे रखा है 1584 से 1587, फिर 1581 से 1583, अगला 1586 से 1587, और आगे दिया है अपने 1587 से 1589। तो किस अवधि में अपने जोधपुर का शासन क्या रहा था? खालसा रहा था। तो इस अवधि के बारे में बात करें तो ये है अपने 1581 से 1583 ईस्वी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपने 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। इस विरासत का गवाह रहा है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दिया अपने करौली, फिर है अपने बयाना, फिर दिया अपने धौलपुर, और लास्ट दिया अपने अलवर। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बयाना भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंग्रेजों ने संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? यानी अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत के बारे में पूछा है कि कौन सी है। तो पहला दे रखा अपने भरतपुर, दूसरी करौली, तीसरी सिरोही, और चौथा दे रखा अपने जयपुर। तो अंग्रेजों से अपने संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी है? तो ये है अपने भरतपुर रियासत। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने अल्बर्ट हॉल में एक बहुमूल्य गलीचा स्थित है जो ईरान के शासक ने जयपुर के किस शासक को भेंट दिया था? तो पहला कहता है अपने जय सिंह फर्स्ट को, दूसरा कहता है अपने जय सिंह सेकंड को, तीसरा कहता है माधव सिंह फर्स्ट को, और चौथा कहता है अपने राम सिंह फर्स्ट को। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये दिया था आपने किसको? जय सिंह फर्स्ट को। किसको? जय सिंह फर्स्ट को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपने जग मंदिर महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो जग मंदिर महलों का निर्माण अपने किसके द्वारा करवाया गया? तो पहला दिया है हमने अमर सिंह, फिर दिया राज सिंह, फिर दिया संग्राम सिंह, और लास्ट दिया अपने जगत सिंह फर्स्ट। तो इसका अपने राइट आंसर रहना वाला है अपने जगत सिंह फर्स्ट। क्या रहेगा? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा वाणी विलास महल का निर्माण किसने करवाया? तो वाणी विलास महल के बारे में पूछा है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया था अपने सज्जन सिंह ने। किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न अपने नौ चौकी महल कहाँ स्थित है? अपने नौ चौकी महल के बारे में पूछा है कि ये अपने कहाँ स्थित है? तो पहला दिया उदयपुर में, दूसरा दिया राजसमंद में, तीसरा दिया भीलवाड़ा में,
और चौथा दिया है चित्तौड़गढ़ में। तो नौचौकी महल अपने कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तंबिया महल कहाँ स्थित है, तो एक तंबिया महल अपने किस जिले में स्थित है, तो ये है अपने डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ये हो जाएगा अपने गेब सागर झील के किनारे। अगला प्रश्न है अपने, सिंघवी की छतरी कहाँ स्थित है, किसकी, सिंघवी की छतरी अपने कहाँ स्थित है, तो ये अपने राजस्थान के किस जिले में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असुमेलित की अपने क्या करना है पहचान करना है, तो एक और दी अपने छतरियां और दूसरी और दी है ये छतरियां अपने कहाँ स्थित है यानी स्थान। तो पहली छतरी अपने केसरबाग की छतरी बूंदी, फिर दी अपने शारबाग की छतरियां कोटा, फिर दी अपने अपने राज की छतरियां रणथंभौर, उसके बाद ये आनंदेड़ा की छतरियां अलवर। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या है अपने असुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टहला की छतरी कहाँ स्थित है, तो टहला की छतरी ऑप्शन नंबर ए दिया अलवर में, बी दिया अपने अजमेर में, सी दिया दौसा में और डी दिया टोंक में। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने छत्रविलास बाग की छतरियां कहाँ स्थित है, कौन सी छत्रविलास बाग की छतरियों के बारे में पूछा है कि ये अपने कहाँ स्थित है, तो ये अपने कोटा में, कहाँ हो जाएगी कोटा जिले में हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने असुमिलित की क्या करनी है पहचान करनी है, तो पहले एक और दी है छतरियां और दूसरी ओर दी है वह अपने उनका स्थान है। तो पहला दी है बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में, फिर दी है जोधसिंह की छतरी अपने बदनौर में, फिर दी है गंगाबाई की छतरी अपने गंगापुर में, फिर दी अपने कपूर बाबा की छतरी ब्यावर में। तो कौन सा अपने असुमेलित है, तो असुमेलित युग्म के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपने कौन सा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 नहीं अपने क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 है। आहड़ की छतरी कहाँ स्थित है, तो आहड़ अपने डायरेक्ट आंसर का पता लग रहा है कि आहड़ कहाँ हो जाएगा अपने, आहड़ है उदयपुर में, इसलिए ये हो जाएगा अपने उदयपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमरगढ़ की छतरी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया भीलवाड़ा, बी दिया भरतपुर, सी दिया उदयपुर और डी दिया अपने राजसमंद। तो क्वेश्चन नंबर 44 का अपने राइट आंसर होने वाला है अमरगढ़ की छतरी कहाँ हो जाएगी, भीलवाड़ा में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाथी और लालू दो शिल्पकारों ने किस हवेली का निर्माण किया, तो हाथी और लालू ने अपने किस हवेली का निर्माण किया था, तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये इन्होंने किया था नतमल की हवेली, किसकी, नतमल की हवेली का निर्माण किया था किसने, हाथी व लालू ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या करना है इसमें असुमेलित का क्या करना है अपने चयन करना है, यानी एक और दे रखी है अपनी हवेलियां और दूसरी ओर देख रखा है अपने स्थान। तो पहले देख रखी है अपने पुष्प हवेली जोधपुर, फिर है राखी हवेली अपने जोधपुर, फिर दे रखी अपने पोखरण हवेली जैसलमेर, उसके बाद दे रखी है बागौर की हवेली उदयपुर। जहाँ बात करें बागौर की हवेली के बारे में तो यहाँ अपने विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है। तो अपने क्या करना है असुमेलित युग्म की पहचान करना है, तो कौन सा अपने असुमेलित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा अपने असुमेलित, यानी पोखरण हवेली कहाँ नहीं है, जैसलमेर में नहीं है। ठीक है। तो ये अपने इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बावड़ी का निर्माण अपने राजा टोडरमल द्वारा करवाया गया, तो राजा टोडरमल ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था, तो इन्होंने करवाया था निमराना बावड़ी। कौन सी बावड़ी, निमराना बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, असुमेलित की पहचान कीजिए, यानी एक और दे रखी है बावड़ी और उसके बाद दे रखे उनके स्थान है। पहली दे रखे वीरूपुरी बावड़ी उदयपुर, फिर दे रखे अपने विनोता बावड़ी प्रतापगढ़, फिर दे रखे उदय बावड़ी डूंगरपुर, उसके बाद दे रखे नवल अपने नवखंड बावड़ी पाली। तो कौन सा अपने असुमेलित हो जाएगा, तो असुमेलित की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा असुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागर सागर कुंड नामक बावड़ी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो नागर सागर कुंड पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, तो ये किया गया 15 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर की बावड़ी किस रानी द्वारा बनाई गई, कौन सी त्रिमुखी बावड़ी के बारे में पूछा है, किस रानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया,
तो पहला दे रखा है रानी जमुना, फिर दे रखा है रानी जसमदे, फिर दे रखा है रानी राम रसदे। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, रानी राम रसदे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पत्थरों से खुदाई व जालीदार कटाई के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है। तो पत्थरों से अपने खुदाई व जालीदार कटाई के लिए कौन सी हवेली अपने प्रसिद्ध हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपने कौन सी, पटुओं की हवेली। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने मालजी का कमरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा अपने, सीकर, बी दे रखा अपने चूरू, फिर दे रखा अपने झुंझुनू और डी दे रखा है जयपुर। तो मालजी का कमरा अपने कहाँ स्थित है, तो ये अपने स्थित हो जाएगा कहाँ, चूरू जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने प्रधानमंत्री की छतरी कितने खंभों की है। तो प्रधानमंत्री की छतरी अपने कितने खंभों की है, तो ये है अपने 18 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 18 खंभों की छतरी। अगला प्रश्न है बूंदी की छतरी में सबसे भव्य छतरी किसकी है। तो बूंदी की छतरियों में सबसे भव्य छतरी के बारे में बात करें तो ये अपने विष्णु सिंह की छतरी। किसकी है, विष्णु सिंह की छतरी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोहरा भगत की छतरी कहाँ स्थित है। तो पहला दे रखा अपने डूंगरपुर, फिर दे रखा अपने सवाई माधोपुर, फिर कहता है अपने करौली में, फिर दे रखा अपने दौसा में। तो बोहरा भगत की छतरी अपने कहाँ स्थित है, तो बोहरा भगत की छतरी है अपने करौली में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राव जी आठ छतरियां कहाँ हैं, कि राव जी आठ छतरी कहाँ है। तो पहला दे रखा अपने गोसुंडी, फिर दे रखा अपने बेंगू, सी दे रखा अपने बस्सी और डी दे रखा अपने निम्बा हेड़ा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होने वाला है कौन सा, बेंगू में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 57 बंजारे की छतरी स्थित है। तो बंजारे की छतरी के बारे में पूछा है कि ये अपने कहाँ स्थित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है लालसोट और चौथा है अपने अपने पारानगर। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कि बंजारे की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये अपने लालसोट दौसा में। अगला है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो ये अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मरुवनीकरण शोध केंद्र की स्थापना कब हुई। तो मरुवनीकरण शोध केंद्र की स्थापना अपने पूछा है कि कब हुई। तो पहला दिया अपने 1952, फिर दिया अपने 1959, फिर दिया अपने 1961 और डी दिया अपने 1968। तो क्वेश्चन नंबर 60 का अपने राइट आंसर होने वाला है कब, 1952 में। कब, 1952 में इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है। तो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, पहला दिया पोखरण में, दूसरा दिया नागौर में, तीसरा दिया जोधपुर में और चौथा दिया जयपुर में। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा है कि ये कहाँ स्थित है। तो पहला दिया डूंगरपुर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा बांसवाड़ा में और चौथा दिया झालावाड़ में। तो मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो ये स्थित है अपने बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 63 केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है अपने कहाँ बात करें, अविका नगर टोंक में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बारे में पूछा है कि इसकी स्थापना अपने कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी अपने 1983 में। कब की गई, तो 1983 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने निम्न में से सुमेलित है, यानी अपने नीचे दिए गए ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा अपने सही सुमेलित है। तो पहला दे रखा अपने बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, दूसरा दे रखा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में, तीसरा दे रखा अपने बेर अनुसंधान केंद्र जयपुर में और लास्ट दे रखा राजकीय शुक्र फार्म अलवर में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का अपने राइट आंसर होने वाला है
कि बेर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अपने जयपुर में, ये क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोरगम, कौन सा सोरगम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सोरगम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दिए गए प्रश्नों में क्या देखना है, अपने सत्य कथन को देखना है। तो पहला दे रखा अपने, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 55 में है। दूसरा दे रखा है अपने, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। तीसरा दे रखा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसके बाद दे रखा है अपने, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित अधिपत्र द्वारा निर्वाचित करता है। तो अपने देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अपने कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो अपने सत्य कथन के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से सत्य हो जाएंगे, तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है और तीसरा भी अपने क्या है, सत्य है। लेकिन चौथा क्या है, अपने असत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसके बारे में बात करें तो सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव अपने किस आयोग या समिति द्वारा दिया गया था? तो पहली है अपने सरकारिया आयोग, फिर दिया अपने पुंछी आयोग, अगला दिया अपने राजमनार आयोग और लास्ट दिया अपने प्रशासनिक सुधार आयोग। तो अपने इसके बारे में देखें कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला पुंछी आयोग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने, राज्यपाल की योग्यता जो अनुच्छेद 157 में उल्लेखित है के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला दिया है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा दिया है, अधिकतम आयु 35 वर्ष हो। और लास्ट तीसरा दिया अपने, वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का क्या हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो अपने देखना है कि कौन सा अपने इसमें कूट में सत्य हो जाएगा। तो क्या करना है, अपने सत्य कूट का क्या करना है, चयन करना है। तो चार अपने ऑप्शनों में से बात करें कौन सा अपने सत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने कौन कौन से, तो केवल एक ही अपने क्या है इसमें सत्य है। तो केवल एक इसमें क्या हो जाएगा, अपने सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है अपने, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो पूछा है कि राजस्थान की कौन से राज्यपाल है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो पहला दे रखा है अपने कौन सा, तो पहला दे रखा है स्वरूप सिंह, फिर दिया है ए आर अपने किदवई, फिर दिया है रघुकुल तिलक, फिर दिया अपने गुरुमुख निहाल सिंह। तो इसका अपने राइट आंसर होना वाला है कि कौन से अपने राज्यपाल रहे जो आरपीएससी के साथ रहे, अध्यक्ष रहे। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये है रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के वे राज्यपाल जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे राज्यपाल जो कौन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है कौन सा, एस आर किदवई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो पूछा है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। तो पहला ऑप्शन दिया अपने 30 मार्च 1994, दूसरा दिया अपने 30 मार्च 1995, अपने तीसरा दिया 30 मार्च 1993 और चौथा दिया 20 मार्च 1997। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च 1995। कब की गई, 30 मार्च 1995 को। अगला प्रश्न है, 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अपने डायरेक्ट आंसर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा इजी सा सवाल है ये। तो पहला दिया अपने 70%, फिर दिया अपने 75, फिर दिया 80 और फिर दिया 85। तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला कितने प्रतिशत है, 75%। ऑप्शन नंबर अपने इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 24 में शिक्षक का कौन सा दायित्व उल्लेखित नहीं है? तो पहला है, विद्यालय में नियमित एवं समय पालन करना, फिर दिया आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कक्षाएं लेना, फिर दिया अपने सव्य को सतर एवं गति के अनुसार शिक्षण योजना बनाना और लास्ट दिया अपने पाठ्यक्रम संचालित करना व समय पर पूर्ण करवाना। तो कौन सा अपनी धारा 24 में शिक्षक का कोई दायित्व उल्लेखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
तो इसके बारे में बात करें तो ये नहीं है अपने सव्य के स्तर एवं गति के अनुसार शिक्षण योजना बनाना। तो ये अपने क्या नहीं है, धारा 24 में अपने समाहित नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की किस धारा में यह कहा गया कि बच्चों के सीखने और समझने की प्रक्रिया में सीसीई को शामिल किया जाना चाहिए। तो डायरेक्ट धारा के बारे में बात करें तो ये थी अपनी धारा 29। कौन सी धारा 29? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ये पूछा है। तो पहला दे रखा अपने 10%, दूसरा है 15%, तीसरा दे रखा 25% और चौथा दे रखा अपने 35%। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है 25% आरक्षण का क्या है, अपने प्रावधान है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की कौन सी धारा राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी धारा करती है? तो इसके बारे में बात करें तो ये धारा करती है अपने धारा 38। कौन सी करेगी, अपने धारा 38 करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत जिला स्तर पर कितनी बालिकाओं का चयन किया जाता है? तो अपने बात करें कि जिला स्तर पर अपने कितनी बालिकाओं का चयन किया जाता है, तो पहला ऑप्शन कहता है अपने 2 बालिका, दूसरा कहता है अपने 4 बालिका, तीसरा कहता है अपने 10 बालिका और चौथा कहता है अपने 20 बालिका। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कितनी बालिकाओं का, 4 बालिकाओं का चयन किया जाता है। तो अगला प्रश्न है अपने क्लिक योजना का पूर्ण रूप है, यानी CLIN के योजना के पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो इसके अपने फुल फॉर्म रहने वाली है, तो इसके अपने फुल फॉर्म होने वाली है अपने कंप्यूटर लिटरेसी अपने इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने क्वेश्चन नंबर 80। RTE 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा किस आयु वर्ग के लिए सुनिश्चित करता है? तो किस आयु वर्ग के लिए अपने सुनिश्चित करता है? तो ये आप सभी को पता है कि अपने 6 से 18 वर्ष, तो 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए क्या करता है, निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा की क्या करता है, व्यवस्था करता है। कौन सा, RTE 2009, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी STDR योजना में कक्षा 10 उत्तीर्ण बालिका के लिए कक्षा 11 में अध्ययन होने पर कितने रुपए का STDR 5 वर्ष की अवधि तक दे है? तो कितना है अपने, तो इसके बारे में बात करें तो ये अपने कितना, 2000 रुपए, कितना, 2000 रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने RTE 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे कितने किए गए? तो अपने कितने किए गए? तो इसके बारे में बात करें तो ये किए गए थे अपने 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RTE 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने न्यूनतम कार्य दिवस प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित किए गए? तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया अपने 800 से 1000, दूसरा दिया 200 से 220, तीसरा दिया 900 एवं 1100, चौथा दिया अपने 220 से एवं 200। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा कितना, 200 और 220, यानी प्राथमिक के लिए अपने 200 और उच्च प्राथमिक के लिए अपने 220 घंटे नहीं, कार्य दिवस। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी नीचे 4 कथन दिए, इनमें से अपने क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन दिया अपने राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह की शुरुआत अपने 25 मार्च 2025 को बाड़मेर में महिला सम्मेलन से हुई थी। दूसरा दिया है अंत्योदय कल्याण अपने समारोह का आयोजन 27 मार्च 2025 को भरतपुर में किया गया। तीसरा दिया अपने 28 मार्च 2025 को
भीलवाड़ा में विकास एवं अपने सुशासन उत्सव मनाया गया और राष्ट्रीय अपने 25 मार्च 2025 को जयपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव योजना अपने सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 84 का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या अपने असुमिलित है। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न हो जाएगा अपने नेक्स्ट प्रश्न है अपने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो ये किया गया था अपने कहाँ, कोटा में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने इंडिजिनस फार्म कहाँ स्थित है। तो ये अपने कहाँ स्थित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पाली जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MLALAD के नेतृत्व गैर राजकीय संस्था की सहायतार्थ दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया गया। तो बढ़ाकर टोटल कितना किया गया। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 लाख रुपए। कितना हो जाएगा 25 लाख रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो राजस्थान अपने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन से स्थान पर रहा। तो ये रहा था अपने कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में वन विभाग द्वारा अपने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया। तो कौन सा ऐप शुरू किया गया था। तो इसके अपने डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ये किया गया था अपने DG वन फॉरेस्ट अपने स्टेक। कौन सा, DG वन फॉरेस्ट स्टेक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर राजस्थान के किन जिलों में ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अपने पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। तो किन जिलों में अपने ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया अपने, तो पहला ऑप्शन अपने क्या कहता है। तो पहला ऑप्शन कहता है जोधपुर बीकानेर दौसा बूंदी में। दूसरा कहता है जोधपुर जयपुर कोटा बीकानेर में। तीसरा कहता है अपने जयपुर कोटा जोधपुर भरतपुर में। और चौथा कहता है जयपुर कोटा बूंदी झुंझुनू में। तो अपने इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका अपने क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। किस जिलों में, जोधपुर जयपुर कोटा और बीकानेर में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं ये कथन कि भारतीय लोग अत्यंत प्रतिभावान होते हैं। ये लोग परिश्रमी यानी भारतीय लोग परिश्रमी एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी नवीन आयाम स्थापित किए हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी 91 से 94 तक टोटल 4 प्रश्न है, इनके अपने उत्तर देने हैं ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, रेखांकित वाक्य से ये लोग होते हैं में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है। तो किस प्रकार की अपने विशेषता बताते हैं, यानी ये लोग, यानी ये दिया अपने अंडरलाइन किया हुआ है अपने, ये लोग परिश्रमी एवं दृढ़ निश्चित होते हैं। तो ये लोग कौन, यानी किस प्रकार की विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है व्यक्तिवाचक, दूसरा कहता है संकेतावाचक, तीसरा कहता है परिणामवाचक और चौथा कहता है अपने संख्यावाचक। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है संकेतवाचक। ये लोग किसकी ओर अपने संकेत करता है। तो ये लोग संकेत करता है अपने भारतीय लोगों की ओर। किसकी ओर, भारतीय लोगों के ओर, कि ये क्या होते हैं परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इसलिए कौन सी विशेषता हो जाएगी, तो कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में निर्मित है। तो पहला दे रखा है अपने परिश्रमी, फिर दे रखा अपने निश्चयी, फिर दे रखा अपने भारतीय और फिर दे रखा उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है कौन सा, निश्चयी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, भारतीय, निश्चय नहीं भारतीय। ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 93, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से किस विकल्प में विशेषण शब्द है। तो यहाँ में विशेषण है, या इन्होंने विशेषण है, या लोग विशेषण है, या ये विशेषण है। तो इनमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अपने ये क्या है अपने विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है, कई आविष्कार वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कई आविष्कार वाक्य में प्रयुक्त विशेषण हो जाएगा, तो कौन सा? निश्चित संख्यावाची विशेषण है। उसके बाद अनिश्चित परिणामवाची विशेषण है। उसके बाद है निश्चित परिणामवाचक विशेषण। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी निश्चित नहीं है कि कितने ही आविष्कार अपने भारतीय लोगों द्वारा किए गए हैं। तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 95। तो ये प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस वाक्य में अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो पहला कहता है अपने कमल जयपुर गया है। दूसरा कहता है अमित मेज पर बैठा है। तीसरा कहता है प्रेम बाहर खड़ा है। और चौथा कहता है मनीष जी घर में खड़े हैं। तो किसमें अपने स्थानवाचक, किस प्रकार के अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसके अपने राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये प्रेम बाहर खड़ा है। तो इसमें क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपागम का महत्व नहीं है। तो भाषा शिक्षण में उपागम का महत्व नहीं है। पहला कहता है भाषा शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाना। दूसरा कहता है भाषा को अपने विश्लेषित रूप से प्रस्तुत करना। तीसरा कहता है भाषा का अपने अवसरानुकूल, अपने प्रसंगानुकूल तात्विक ज्ञान करना। और फिर देता है बालक को भाषा संबंधी अस्थायी ज्ञान करना। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बालक को भाषा संबंधी अस्थायी ज्ञान करवाना। तो ये क्या है, अपने भाषा शिक्षण में उपागम का महत्व नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण उपागम में भाषण का प्रयोग किस स्थिति के लिए अधिक प्रभावी नहीं है? तो हिंदी भाषा शिक्षण उपागम में भाषण का प्रयोग किस स्थिति के लिए अधिक प्रभावी नहीं है? तो पहला कहता है जिह्वा, ओष्ठाकृति एवं अन्य उच्चारण अवयवों का अभाव अभ्यास करने में। दूसरा कहता है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने में। तीसरा कहता है उच्चारण में होने वाली त्रुटियों का निदान करने में। और चौथा कहता है अपनी पारिवारिक स्थिति पर बोलने का और अपने अवसर प्रदान करने में। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर होने वाला है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कक्षा शिक्षण के साथ प्रयुक्त होने वाला उपागम है। तो कौन सा अपनी कक्षा शिक्षण के साथ प्रयुक्त होने वाला उपागम है? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ अपने ससर्ग उपागम। कौन सा? पाठ ससर्ग उपागम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन है। आपको बता दिया है कि पहले भी कि अपने जितने भी मॉडल पेपर अपने करने वाले हैं उनमें जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे उनको अपने एक अलग सेशन के माध्यम से हल करेंगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चनों को अपने एक अलग से सेशन के माध्यम से हल करने वाले हैं। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 114, यानी अंग्रेजी क्वेश्चनों के बारे में बता दिया। अब है अपने मैथ के क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? तो पहला दिया अपने गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। दूसरा दिया गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए। तीसरा दिया गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित किया होना चाहिए। और लास्ट दिया अपने गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। तो अपने इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो पहला दिया है प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे। फिर दिया है गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय अपने परिवर्तित करेंगे। फिर दे रखा है अपने बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। फिर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में उचित दृष्टिकोण का क्या करेंगे, गणित के प्रति विकास करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, गणित कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी है? यानी अपने गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी है?
तो पहला कहता है समूह में समस्या सुलझाने को हस्तोत्साहित करना चाहिए। फिर दे रखा है महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गति एवं मूर्त विषय है। फिर दे रखा है एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर अगला दे रखा है अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में गणित विषय अध्यापन को प्राय किन शिक्षण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अपने संप्रेषण प्रभावी न होना, बी दिया अपने परिवार विद्यालय एवं शैक्षिक वातावरण उचित न होना, तीसरा दिया विषय में दक्ष न होना और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी समस्याओं को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है अपने अवायवीय शोषण के लिए असत्य विकल्प है। तो पहला दे रखा है इसमें अंतिम उत्पाद अपने एथेनॉल होता है। उसके बाद दे रखा है इसमें एक ग्लूकोज अणु 2 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। उसके बाद दे रखा है अपने यह जीवाणुओं में पाया जाता है। उसके बाद दे रखा है यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कौन सा अपने असत्य कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कथन क्या हो जाएगा, अपने असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीटों में शोषण अंग है। तो कीटों में अपने शोषण अंग कौन सा होता है। तो पहला दे रखा अपने आर्दर क्यूटिकल्स, फिर दे रखा अपने क्लोम, फिर दे रखा है ट्रेकिया और उसके बाद दे रखी है त्वचा। तो कीटों में शोषण अंग कौन सा होता है। तो कीटों में अपने शोषण अंग होती है ट्रेकिया। कौन सा होता है, ट्रेकिया होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फेफड़े को हृदय खांच कहा जाता है। तो पहला दे रखा है अपने बायां फेफड़ा, फिर दे रखा अपने दायां फेफड़ा, फिर दे रखा है डायाफ्राम, फिर दे रखा है ए और बी दोनों को। तो इसके बारे में बात करें तो ये कहा जाता है अपने बायां फेफड़े को। किसको, बायां फेफड़े को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्वसन लय केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। तो पहला दे रखा पोन्स में, फिर दे रखा अपने परम मस्तिष्क में, फिर दे रखा मध्यांश में, फिर दे रखा हाइपो अपने पोथैलेमस में। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है मध्यांश में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वसन में गैसों के परिवहन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होती है। तो श्वसन में अपने गैसों की परिवहन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होती है। तो पहला दे रखा है सुसाध्य परिवहन, फिर दे रखा है अपने सरल विसरण, फिर दे रखा है अपने सक्रिय परिवहन, फिर दे रखा है अपने प्रसारण। तो इसका अपने राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सरल अपने विसरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से के हुए एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। परिभाषित का वाले अपने शिक्षाविद का नाम है, यानी यह परिभाषा देने वाले शिक्षाविद कौन से हैं। तो पहला दे रखा अपने वुडवर्थ, दूसरा दे रखा है रोस, तीसरा दे रखा है अपने जिम्बर्ट और चौथा दे रखा है अपने किलपैट्रिक। तो इसका अपने राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका अपने राइट आंसर रहेगा रोस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है। तो क्या है अपने प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य। तो पहला कथन है प्रकृति के समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना, दूसरा है अर्जित ज्ञान के प्रयोग द्वारा पुष्टि करना, फिर दे रखा है पहला और दूसरा दोनों, इसके बाद एक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने ए और बी दोनों, यानी प्रकृति के समस्त पहलुओं का क्या करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना और साथ ही अर्जित ज्ञान को प्रयोगों द्वारा पुष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने संभाषण प्रदर्शनी विधि से छात्रों में कौन सी आदत विकसित की जा सकती है। तो पहला दे रखा रेखा चित्र निर्माण, फिर दे रखा घटना से निष्कर्ष निकालने की, फिर दे रखा अपने वैज्ञानिक प्रेक्षण की और लास्ट दे रखा अपने उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी अपने आदत क्या की जा सकती है, अपने छात्र में विकसित की जा सकती है। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अपने दाब कुकर में सब्जी जल्दी बनती है। अपने समप्रत्यय अपने स्पष्टीकरण हेतु जिस विधि के उक्त उदाहरण तादात्म्य रखता है वह है। तो पहला दे रखा है अपने अवलोकन विधि, फिर दे रखा है अपने वैज्ञानिक विधि, फिर दे रखा है अनुसंधान विधि और लास्ट दे रखा है समस्या समाधान विधि। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है अपने वैज्ञानिक विधि। क्या रखेगी? वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का योगदान क्रमशः है। तो भारत में धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का योगदान क्या है, यानी प्रतिशत में बताना है। तो इसके बारे में बात करें 15% है धात्विक और 25% अधात्विक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो अपने अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी अपने चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अपने 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अपने कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी अपने 2002 में। कब की गई थी? 2002 में की गई थी। अगला प्रश्न है वरुणा, अपने दुर्गामणि, पुष्पा कल्याण, वरदान, वायु 902 इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है ज्वार, दूसरा दे रखा है चावल, तीसरा दे रखा है जौ और चौथा दे रखा है सरसों। तो ये अपने किसकी किस्म हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सरसों की किस्में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक अध्यापन समस्या नहीं है? कौन सी अध्यापन समस्या के बारे में देखना है कि कौन सी नहीं है। पूर्व पाठ योजना न बनाना, फिर दे रखा है शिक्षक का आकर्षक न दिखना, फिर दे रखा है गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्नता, फिर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षण का आकर्षक न दिखना। ये क्या है? अध्यापन समस्या नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सी एक समिति शिक्षक शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सी समिति अपने शिक्षक शिक्षा से संबंधित है? तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी अपने वर्मा समिति। कौन सी समिति? वर्मा समिति हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सेवाकालीन प्रशिक्षण है? कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण हो जाएगा? तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो ये है अपने NISTHA। कौन सा हो जाएगा? निशात। क्या हो जाएगा? निशात। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो पहला दे रखा है अपने क्या? आत्मविश्वास होना चाहिए, उसके बाद सामाजिकता की भावना होनी चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और उपरोक्त सभी भी होना चाहिए। यानी ये सभी गुण इसमें क्या होना चाहिए? एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए। अगला प्रश्न है अपने गर्भाधान के समय माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों को कहा जाता है। तो गर्भाधान के समय अपने माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों को अपने क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं अपने आनुवांशिकता। तो क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या करना है? अपने सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो एक्स अपने क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से आकार में लंबे होते हैं। तो यही अपने कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने मानव कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो ये होती है अपने टोटल 23 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारक होता है। तो आनुवंशिकता का अपने वास्तविक निर्धारक की बात करें तो कौन सा होता है? अपने जीन्स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो वाई गुणसूत्र क्या करते हैं? अपने नर और मादा लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये अपने किस में उपस्थित होते हैं? तो ये केवल पुरुष में उपस्थित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही
प्रभावित करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी अपने वुडवर्थ ने। तो किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो पहला कहता है अपने समानता का नियम, दूसरा कहता है अपनी भिन्नता का नियम, तीसरा कहता है अपनी आवश्यकता का नियम और चौथा है प्रत्यागमन का नियम। तो कौन सा अपने वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो ये नहीं है अपने कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 142 का अपने राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता का नियम। अगला प्रश्न है, प्रत्यागमन के नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से कौन से गुणों को ग्रहण करता है? तो अपने इसके बारे में बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? सामान्य गुणों को क्या करता है? अपने ग्रहण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने इससे आगे। अगला प्रश्न है, अपने आनुवंशिकता के जीव अपने सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आनुवंशिकता के जीव सांख्यिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अपने इसके बारे में बात करें तो इसके अपने प्रतिपादक हो जाएंगे गॉल्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेडल के कौन से नियम के अनुसार अंत में केवल शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है? तो पहला कहता है प्रभाव का नियम, दूसरा कहता है वियोग का नियम, तीसरा कहता है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा कहता है अपने कोई नहीं। तो इसका अपने राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है वियोग का नियम। दूसरा दिया ऑप्शन वियोग का नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो पहला दे रखा है इनपुट इकाई में, दूसरा दे रखा है अपने स्मृति भंडारण इकाई में, तीसरा दे रखा है केंद्रीय प्रोसेसिंग में और चौथा दे रखा है आउटपुट डिवाइस में। तो कौन सा अपने इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला आउटपुट डिवाइस में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपने सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? तो पहला कहता है अपने ऑप्टिकल ड्राइव अपने ड्राइव पढ़ना, फिर कहता है अपने गणितीय एवं तार्किक कार्यों को निष्पादित करना, फिर कहता है अपने संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, और फिर कहता है प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना। तो कौन सा अपने सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? तो ये नहीं है अपने पहला ही अपने ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना, ये क्या नहीं है? अपने सीपीयू का कार्य नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वदेशी भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो पहला अपने भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो पहला दे रखा अपने प्रास्ति, फिर दे रखा हमने भास्कर, फिर दे रखा हमने प्रथम, फिर दे रखा अपने शक्ति। तो कौन सा है? अपने इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अपने शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस अपने प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट प्रश्न है, एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देशन के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है? इसके बारे में बात करें तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला है पीसीआर। क्या रहेगा? पीसीआर, यानी अपने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अपने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट है जिसके माध्यम से सेट प्रवाहित होता है, उसे कहा जाता है। तो उसे अपने क्या कहते हैं? तो इसे अपने कहते हैं डेटा बस। क्या कहते हैं? डेटा बस। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपने तीसरा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता है। और साथ ही बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो अपने स्क्रीन पर शो कर दिए जाएंगे, उन वीडियो को भी आप देख लें। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।